शुरुआत करते हैं राहुल गांधी के उस भाषण से जो उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दिया है, क्योंकि आजकल वो ब्रिटेन में है और राहुल गांधी ने अपने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दिए इसी भाषण में हर वो बात कही है जो भारत को कमजोर करती है, जो भारत को तोड़ती है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को बदनाम करती है। उन्होंने अपने भाषण में हर वो मुद्दा उठाया है जिसका उनके पास कोई सबूत नहीं है, हर वो आरोप लगाया है जिसका कोई सबूत उनके पास नहीं है, या जिन मामलों में सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को क्लीन चिट दे चुकी है। जैसे उन्होंने पेगासस के मुद्दे पर इस भाषण में दो बड़ी बातें कही हैं। पहली बात, उन्होंने यह आरोप लगाया कि भारत में बड़े पैमाने पर विपक्षी नेताओं की जासूसी हो रही है और इसके लिए पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल सरकार कर रही है। दूसरी बात उन्होंने कही कि उनके मोबाइल फोन में भी पेगासस सॉफ्टवेयर मौजूद था और उन्हें कुछ इंटेलिजेंस ऑफिसर्स ने सावधान रहने के लिए कहा और उन्हें बताया कि उनके मोबाइल फोन से उनकी जासूसी की जा रही है। तो अब आप देखिए, राहुल गांधी ने इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में उन्हें बुलाया गया था भाषण देने के लिए, जीवन दर्शन पर भाषण देने के लिए, वैश्विक समस्याओं पर भाषण देने के लिए, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में जब हमारा एक विपक्ष का बड़ा नेता जाता है तो वो क्या बात बताता है वहां मौजूद छात्रों को, वहां मौजूद लोगों को, वो एक विक्टिम कार्ड खेलता है और कहता है कि मेरी जासूसी हो रही है। अब आप सुनिए। I myself had Pegasus on my phone. Large number of politicians have Pegasus on my phone, on their phone. I've been called by intelligence officers who tell me, listen, please be careful what you're saying on the phone because we are sort of recording this stuff. So this is a constant pressure that we feel. तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के छात्रों के सामने, वहां मौजूद लोगों के सामने राहुल गांधी ने अपने आप को एक हीरो की तरह पेश करने की कोशिश की, एक विक्टिम की तरह पेश करने की कोशिश की, अपनी बहादुरी उनको दिखाई और उनको यह बताने की कोशिश की है कि देखिए, भारत जैसे देश में जहां स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, जहां विपरीत परिस्थितियों में भी मेरे जैसा बहादुर नेता कैसे लगातार काम कर रहा है, जबकि मेरी लगातार जासूसी हो रही है, मेरा फोन टैप किया जा रहा है। और ये असल में उन्होंने जो ये पूरा मामला बताया, एक शौर्य गाथा की तरह उन्होंने इन लोगों के सामने पेश किया। अब आपको राहुल गांधी के इस बयान का सच बताते हैं। सच ये है कि राहुल गांधी जिस पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए अपनी जासूसी कराने का इतना ग्लैमरस आरोप लगा रहे हैं, वो सभी आरोप देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में पहले ही खारिज हो चुके हैं। आपको याद होगा, हमारे देश के ही कुछ लोग, कुछ बुद्धिजीवी, कुछ विपक्षी नेता इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में लेकर गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच के लिए एक टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी जिसने जासूसी की शिकायत करने वाले कुल 29 लोगों के मोबाइल फोन्स की जांच की और इस कमेटी ने अपनी फाइनल रिपोर्ट में अदालत को यह बताया कि उसे इन 29 मोबाइल फोन्स में से एक फोन में भी पेगासस सॉफ्टवेयर नहीं मिला है। जब ये जांच की गई तो 29 में से सिर्फ 5 मोबाइल फोन्स में इस कमेटी ने एक मालवेयर की पहचान जरूर की थी। एक मालवेयर था और यह मालवेयर भी पेगासस से संबंधित नहीं था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को क्लीन चिट दे दी और सुप्रीम कोर्ट ने यह मान लिया कि केंद्र सरकार ने किसी की भी जासूसी नहीं कराई है और पेगासस का इस्तेमाल यहां पर नहीं हो रहा है। मालवेयर की अगर आप बात करें तो मालवेयर, अगर आप भी अपने फोन को शायद जांच कराएंगे तो मालवेयर किसी के भी फोन में जा सकता है, हो सकता है आपके फोन में भी हो। लेकिन राहुल गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में सुप्रीम कोर्ट के इतने बड़े फैसले के बारे में बताना या तो भूल गए या फिर उन्होंने जानबूझकर नहीं बताया। तो जो बड़ी बात आज हमारे देश के लोगों को समझनी है और विदेश में भी जो बैठे लोग हैं उन्हें समझनी है, वो ये कि राहुल गांधी ने एक शानदार आरोप तो लगा दिया जिनसे उनकी छवि बहुत बड़ी बनती है, जिससे वो एक नायक की तरह उभर कर सामने आते हैं, जिससे उनके प्रति सहानुभूति पैदा होती है। और ये जो फोन टैपिंग का जो आरोप है, ये बड़ा ग्लैमरस आरोप है। फोन टैपिंग की कहानी जब भी कभी सुनाई जाती है तो सुनने वाला जो है वो पिघल जाता है, इमोशनल हो जाता है कि देखिए इनका फोन टैप किया जा रहा है, ये तो बहुत बुरी बात है। तो राहुल गांधी ने इतना ग्लैमरस आरोप लगाया अपनी छवि चमकाने के लिए, लेकिन ये आरोप लगाते समय वो ये नहीं बताते
कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है, सुप्रीम कोर्ट जांच कर चुकी है और ये पेगासस जो सॉफ्टवेयर है ये किसी के फोन में नहीं मिला। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जासूसी की शिकायत करने वाले नेताओं से और दूसरे प्रभावशाली लोगों से ये सवाल पूछा था कि अगर उन्हें पूरा भरोसा है कि उनकी जासूसी हो रही है और उनके मोबाइल फोन में ये पेगासस नाम का सॉफ्टवेयर मौजूद है, तो इनमें से किसी ने भी इसके खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई और वर्ष 2019 से 2021 के बीच 2 वर्ष तक इस पर पुलिस से किसी ने भी कोई मदद क्यों नहीं मांगी। आज हमारा राहुल गांधी से भी यही सवाल है कि जब उनके मोबाइल फोन में पेगासस सॉफ्टवेयर था और उनकी जासूसी हो रही थी तो उन्होंने पुलिस में इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई। और जब सुप्रीम कोर्ट की टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी ये पूछ रही थी कि जिन नेताओं को अपनी जासूसी का शक है वो अपना फोन इस कमेटी को सौंप सकते हैं, तब राहुल गांधी ने अपना मोबाइल फोन इस कमेटी को क्यों नहीं सौंपा जांच करने के लिए। हकीकत यह है कि जिस तरह राहुल गांधी ने रफाल लड़ाकू विमानों की डील में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे और बाद में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद चौकीदार चोर है के नारे के लिए बिना शर्त उन्होंने माफी मांगी थी, ठीक उसी तरह से अब वो पेगासस को लेकर भी वही बात दोहरा रहे हैं, जबकि देश का सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सरकार को क्लीन चिट दे चुका है। तो बड़ी बात वही है कि अगर राहुल गांधी ये कह रहे हैं, क्योंकि वहां जाके राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें इंटेलिजेंस ब्यूरो के कुछ अफसरों ने प्राइवेटली ये बात बताई कि आप जब फोन पर बात करें तो सावधान रहिए और आपके फोन में पेगासस लगा दिया गया है, आपकी जासूसी हो रही है। जब उन्हें इतना पक्का यकीन था तो राहुल गांधी को पुलिस में एफआईआर दर्ज करानी चाहिए थी। और अगर दिल्ली पुलिस पर भरोसा नहीं है तो कांग्रेस पार्टी की कई राज्यों में सरकार चल रही है, राजस्थान में भी सरकार चल रही है, छत्तीसगढ़ में भी चल रही है, उस समय में और भी कई राज्यों में उनकी सरकारें थी, तो वहां जाकर वो जहां भी उनकी राज्य सरकार है वहां जाकर एफआईआर दर्ज करा सकते थे और वो राज्य सरकार तो राहुल गांधी की शिकायत पर जरूर जांच कर सकती थी, लेकिन तब उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। बड़ी बात मैं आपको एक बताना चाहता हूं, जो लोग सुप्रीम कोर्ट में शिकायत लेकर पहुंचे थे पेगासस की, जब इस कमेटी ने, टेक्निकल कमेटी जिसे बनाया गया जांच करने के लिए, जब उसने कहा कि आप अपने अपने फोन हमारे पास जमा कर दीजिए, हम चेक करेंगे कि आपके फोन में ये सॉफ्टवेयर है या नहीं, तो ज्यादातर लोगों ने अपना फोन जमा करने से इनकार कर दिया था। ज्यादातर लोगों ने जमा किया ही नहीं और जिन्होंने किया भी बड़ी मुश्किल से उनके फोन में ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं मिला। राहुल गांधी ने भारत के लोकतंत्र को खतरे में बताते हुए आज ये भी कहा कि आज भारत में विपक्षी नेताओं की आवाज दबाने के लिए उन पर झूठे कानूनी केस दर्ज किए जा रहे हैं और ऐसा करके भारत की सरकार देश के लोकतांत्रिक ढांचे को बर्बाद कर रही है, नष्ट कर रही है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि उनके खिलाफ भी कुछ झूठे कानूनी मामले दर्ज किए गए हैं जिनकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है, लेकिन उनके खिलाफ भी आपराधिक मामले दर्ज किए जा रहे हैं। ये दूसरा उनका मुद्दा था जिसमें वो अपने आप को जननायक की तरह पेश करना चाहते हैं, दुनिया को बताना चाहते हैं कि वो भारत जैसी जगह पर जहां लोकतंत्र का नाम भी नहीं बचा है, ऐसी जगह पर भी वो जनता के लिए कितना लड़ रहे हैं, बावजूद इसके कि सरकार उन्हें झूठे केसों में फंसा रही है। देखिए वो कितने बहादुर हैं। Cases on opposition, I've got number of criminal libel cases for things that, you know, should under no circumstances be criminal libel cases, but that's the story, right? And that's what we are trying to defend. राहुल गांधी शायद यहां नेशनल हेरल्ड के भ्रष्टाचार के मामले की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसी मामले में पिछले साल ईडी ने उनसे और सोनिया गांधी से अलग अलग चरणों में लंबी पूछताछ की थी और तब इस पूछताछ के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने सत्याग्रह नाम का एक आंदोलन छेड़ा था, जिसमें कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने सड़कों पर धरना प्रदर्शन किया था। और जब राहुल गांधी पूछताछ के लिए जाया करते थे तब हजारों जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो उनके साथ ईडी के साथ दफ्तर जाते थे और फिर ईडी के सामने धरना प्रदर्शन करते थे। हमारा सवाल आज राहुल गांधी से यह है कि अगर नेशनल हेरल्ड का यह मामला झूठा है तो फिर उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में यह क्यों नहीं बताया कि इसी मामले में वो और उनकी मां सोनिया गांधी वर्ष 2015 से जमानत पर बाहर हैं और ये जमानत उन्होंने सरकार से नहीं बल्कि इस देश की अदालत से ली थी।
और अदालत ने भी उन्हें जमानत देते हुए कहा था कि उन्हें इस घोटाले की जांच में पूरा सहयोग देना होगा। हालांकि राहुल गांधी और सोनिया गांधी उस समय ये चाहते थे कि उन्हें जांच के लिए व्यक्तिगत तौर पर सुनवाई के दौरान पेश न होना पड़े और इसलिए उनके खिलाफ जारी होने वाले समन्स पर स्टे लगा दिया जाए। और तब सोनिया गांधी दिल्ली हाईकोर्ट गई ये कहते हुए कि जो मेरे पर्सनल अपीयरेंस के संबंध है इन पर स्टे लगा दिया जाए, लेकिन तब दिल्ली हाईकोर्ट ने स्टे लगाने से इनकार कर दिया था। अब बड़ी बात यह है कि या तो राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि भारत की सारी जो अदालतें हैं वो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं और सरकार ने सब अदालतों को अपनी मुट्ठी में ले लिया है, और या वो ये कह रहे हैं कि उन पर जो आरोप हैं वो गलत हैं या सही है। अगर वो हाई कोर्ट गए हैं और हाई कोर्ट ने भी स्टे लगाने से इनकार कर दिया तो अब राहुल गांधी वहां कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ये बात क्यों नहीं बताते। और दूसरी बड़ी बात यह कि अगर उन्हें बिल्कुल ही यकीन था कि वो और सोनिया गांधी इस मामले में बिल्कुल बेकसूर हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते थे। खास बात यह है जो देश के लोगों को नहीं पता होगी, हाई कोर्ट ने जब इसको खारिज कर दिया था तब गांधी परिवार सुप्रीम कोर्ट नहीं गया, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट ने भी अगर स्टे देने से इनकार कर दिया तो फिर देश में बड़ी बेइज्जती होगी और लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि कानूनी रूप से ये मामला बिल्कुल सही है। आज हमारा कहना यह है कि राहुल गांधी वहां आरोप तो लगा रहे हैं लेकिन आधी अधूरी जानकारी के साथ। वो जानकारी का एक हिस्सा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बता रहे हैं लेकिन दूसरा हिस्सा नहीं बता रहे। वो ये तो कहते हैं कि मुझे झूठे आरोपों में फंसाया जा रहा है, लेकिन ये नहीं कहते कि मैं हाईकोर्ट भी गया था और वहां पर भी मुझे राहत नहीं मिली और हमने खुद जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट ना जाने का फैसला किया, क्योंकि हमारी लीगल टीम ने हमें बताया कि सुप्रीम कोर्ट ना ही जाए तो अच्छा है। यानी अगर आप देखेंगे तो राहुल गांधी ने विक्टिम कार्ड खेलने की पूरी कोशिश की है। राहुल गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भारत के लोकतंत्र को खतरे में बताते हैं, जबकि सच यह है कि आज भारत का लोकतंत्र नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व ही खतरे में है। लेकिन ये कार्ड खेलने से वो ये सब बताते हुए, ये जो कार्ड हमने आपके लिए एक बनाकर रखा है इसे आप याद करके रखिएगा, ये क्रेडिट कार्ड नहीं है, ये डेबिट कार्ड भी नहीं है, ये विक्टिम कार्ड है। आपका क्रेडिट कार्ड हो सकता है कहीं जगह ना चले, लेकिन ये विक्टिम कार्ड हर जगह चलता है। और राहुल गांधी अपनी जेब में यही कार्ड लेकर गए थे और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाकर उन्होंने तुरंत टेबल पर यह कार्ड निकाल कर रख दिया और इसी कार्ड को उन्होंने खेला है, जैसे कहते हैं विक्टिम कार्ड, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि मैं तो बहुत बड़ा शिकार हूं, मुझे सताया जा रहा है, मुझे परेशान किया जा रहा है, लीगल मामलों में जानबूझकर फंसाया जा रहा है, मेरा फोन टैप हो रहा है और मैं 140 करोड़ भारतीयों से इतना प्यार करता हूं कि उनकी बेहतरी के लिए मैं ये सारी कुर्बानी दे रहा हूं और मैं बहादुरी से मोदी सरकार से लड़ रहा हूं। यह भी संयोग है कि कल ही पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में कांग्रेस की जबरदस्त हार हुई है और आज कांग्रेस की स्थिति यह है कि देश के 5 राज्यों में उसका एक भी विधायक नहीं है और 9 राज्य ऐसे हैं इसी देश के जहां उसके 10 से भी कम विधायक बचे हैं। यह बात राहुल गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में नहीं बता रहे जाकर कि कैसे एक एक करके भारत के हर राज्य से उनकी पार्टी उखड़ रही है। वो ये नहीं बता रहे कि ये सब आरोप लग रहे हैं, उन्हें फंसाया भी जा रहा है, उनके फोन भी टैप हो रहे हैं, तो इस देश की जनता उन्हें वोट क्यों नहीं दे रही। वो ये क्यों नहीं बता रहे कि कांग्रेस लगातार हार रही है और अगर वो वाकई में इतने लोकप्रिय हैं और जनता ये समझ रही है कि उन्हें बहुत सताया जा रहा है तो फिर जनता उनकी पार्टी को वोट क्यों नहीं देती। ये बात उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से छुपा ली। ये बात छुपा ली कि कांग्रेस लगातार चुनाव एक के बाद एक हार रही है। तो क्यों हार रही है? वर्ष 2014 में देश में कांग्रेस के अलग अलग राज्यों में 24% विधायक थे, सोचिए 24%, लेकिन अब इनकी संख्या 16% रह गई है और आज पूरे भारत में सिर्फ 3 राज्य ऐसे हैं, छत्तीसगढ़, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश, जहां कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार है, जबकि 2014 में कांग्रेस पार्टी की 9 राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार थी। तो आप खुद देख लीजिए 2014 में क्या स्थिति थी और 2021 में अब क्या स्थिति आ गई है। इसके अलावा राहुल गांधी ने पिछले साल 7 नवंबर को भारत जोड़ो यात्रा भी शुरू की थी और इस यात्रा के बाद से अब तक देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं, जिनमें 5 में से 4 राज्यों में कांग्रेस चुनाव हार चुकी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? राहुल गांधी की यह भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस के किसी काम नहीं आई। ये बात वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाकर नहीं बता रहे हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि जब से ये यात्रा शुरू की भारत को जोड़ने की, तब से 5 में से 4 चुनाव हारे हैं।
इन 5 राज्यों में विधानसभा की कुल मिलाकर 430 सीटें थीं, जिनमें से कांग्रेस सिर्फ 430 में से 65 सीट जीत पाई है और गुजरात में वो 77 से 17 सीटों पर आ गई। मेघालय में 21 से 5 सीटों पर आ गई। नागालैंड में वो एक भी सीट नहीं जीत पाई और त्रिपुरा में उसे लेफ्ट पार्टियों के साथ गठबंधन करने के बावजूद सिर्फ 3 सीटें मिली हैं। यह बात राहुल गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाकर नहीं बताते कि उनकी पार्टी की कितनी बुरी हालत हो गई है। और अकेले सिर्फ हिमाचल प्रदेश में ही इस दौरान कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है। तो जहां जीत हुई है वहां तो बताना पड़ेगा कि वो जीते हैं, लेकिन यहां जीत भी कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 38,000 वोटों से मिली थी पूरे राज्य में। यानी खतरे में भारत का लोकतंत्र नहीं है, बल्कि खतरे में कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व है। राहुल गांधी को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में यह भी बताना चाहिए था कि भारत के लोग उनकी पार्टी को 4000 किलोमीटर लंबी यात्रा निकालने के बाद भी वोट नहीं दे रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने वहां के लोगों को ऐसा कुछ नहीं बताया, बल्कि वो भारत के लोकतंत्र को ही लगातार खतरे में बताते रहे, क्योंकि ये बड़ा फैशनेबल है। आजकल लोकतंत्र की बात करना, ह्यूमन राइट्स की बात करना, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करना, चाहे वो बेमतलब ही क्यों ना हो, आजकल बहुत फैशनेबल माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं, यूरोप में, पश्चिमी देशों में, इन चीज़ों को बड़ा फैशनेबल माना जाता है। अगर आप वहां जाकर कहें कि मैं एक एनजीओ चलाता हूं और मैं अभिव्यक्ति की आज़ादी पर काम करता हूं, मैं लोकतंत्र को बचाने के लिए काम करता हूं, तो वहां इसे बड़ा अच्छा माना जाता है, बड़ा सम्मान है इन चीज़ों का, इन बड़ी बड़ी बातों का। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा आज कि लोकतंत्र की तरह भारत का अल्पसंख्यक वर्ग भी आज खतरे में है। तो ये वाला कार्ड भी उन्होंने खेल दिया कि भारत में अल्पसंख्यक खतरे में। इससे पहले पाकिस्तान जैसे जो देश हैं वो ये आरोप लगाते थे कि भारत में अल्पसंख्यक खतरे में है, लेकिन आज राहुल गांधी ने भी वो आरोप लगा दिया। He's from the Sikh religion. You come from India? He comes from India, right? We've got Muslims in India. We've got Christians in India. We've got different languages in India, right? They're all India. Mr. Narendra Modi says he's not. Mr. Narendra Modi says he's a second-class citizen in India. तो आप जानते हैं राहुल गांधी का जो सब्जेक्ट था जिस पर उन्हें बोलना था, वो था लर्निंग टू लिसन। क्या था आपको बताता हूं, लर्निंग टू लिसन इन दी 21st सेंचुरी। इस विषय पर उन्हें भाषण देने के लिए बुलाया गया था। अब आप सोचिए, लर्निंग टू लिसन इन दिस सेंचुरी ऑफ 21st सेंचुरी, ये अगर उनका सब्जेक्ट दिया गया है, इस पूरे दौरान उन्होंने लर्निंग टू लिसन पर तो कोई बात नहीं की, सिर्फ अपने भारत को बदनाम करते रहे, बताते रहे कि भारत में कुछ भी अच्छा नहीं है, भारत का लोकतंत्र भी खतरे में है, भारत की सरकार भी कोई काम नहीं करती और भारत में बिल्कुल इस समय बुरी स्थिति है, वो ये बताते रहे। जबकि उन्हें, आप खुद सोचिए, लर्निंग टू लिसन अगर आपको ये सब्जेक्ट दिया गया है तो आपको क्या बोलना चाहिए था। राहुल गांधी, अब आपको बताते हैं और क्या कहा। राहुल गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जिस मंच से भारत के लोकतंत्र को यहां बदनाम कर रहे थे, उसी मंच से उन्होंने उस चीन की भी तारीफ की जो एलएसी पर भारत के खिलाफ साजिश रचता है, जो भारत का दुश्मन नंबर 1 है, और आपको याद होगा गलवान में जिसने हमारे 20 सैनिकों की शहादत ले ली थी, उस चीन की तारीफ करके आए हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। राहुल गांधी ने कहा कि चीन में जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी जो सड़कें, रेल लाइन और हवाई अड्डे वगैरह हैं, वो प्रकृति से जुड़े हुए हैं और चीन ने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रकृति को नहीं छेड़ा, बल्कि अमेरिका खुद को प्रकृति से ऊपर समझता है। वो अमेरिका और चीन के बीच में एक तुलना कर रहे थे, बता रहे थे कि दोनों देशों में उनकी सोच में क्या फर्क है, और इसी से यह पता चलता है कि चीन शांति और सद्भाव यानी हार्मनी में कितना यकीन रखता है। ऐसे उनके विचार हैं चीन के बारे में। In a sense, China sees itself as a force of nature, right? And is embedded in nature. Whereas the West, America, does not see itself as embedded in nature, it sees itself as placed on top of nature. Okay? Now this completely changes how you think about things. And this explains, to me at least, why the Chinese would be so interested in harmony. तो चाइनीज आर इंटरेस्टेड इन हार्मनी।
राहुल गांधी का कहना है कि चीन इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, लेकिन वो प्रकृति से भी उतना ही जुड़ा हुआ है और प्रकृति को काट कर वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाता, और इसीलिए उन्हें लगता है कि चीन सद्भावना में यकीन रखता है। लेकिन राहुल गांधी ने यह नहीं बताया कि अगर चीन वाकई में सद्भाव में यकीन रखता है तो फिर वो भारत समेत अपने पड़ोसी देशों की जमीन क्यों हड़पना चाहता है। राहुल गांधी चीन में जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, उसी की मदद से चीन अपनी विस्तारवादी नीतियों को दूसरे देशों पर थोप रहा है और उनकी भूमि पर, उनकी जमीन पर अपना कब्जा करना चाहता है। और इन देशों में राहुल गांधी का अपना देश भारत भी है, अगर वो इसे अपना देश मानते हैं तो। दिलचस्प बात यह है कि जब राहुल गांधी भारत में होते हैं तब वो ये कहते हैं कि भारत के सैनिक चीन की सेना से पिट रहे हैं, और जब वो ब्रिटेन में होते हैं तो वो चीन की प्रशंसा करते हैं, जिससे उनकी सोच पर भी कई सवाल उठते हैं। सोचिए, चीन गलवान में हमारे खिलाफ साजिश रचता है, तवांग में हमारे खिलाफ कार्रवाई करता है। राहुल गांधी ये कहते हैं कि चीन सद्भाव में यकीन रखता है। हालांकि राहुल गांधी ने पहली बार चीन की तारीफ नहीं की है। जनवरी 2019 में भी राहुल गांधी ने बताया था कि वो अपनी कैलाश मानसरोवर की यात्रा के दौरान चीन के 2 मंत्रियों से मिले और उनसे रोजगार के अवसर पैदा करने पर उन्होंने लंबी चर्चा की थी। इसके अलावा जुलाई 2017 में जब सीमा पर भारत और चीन के बीच तनाव था, तब भी राहुल गांधी चीन के राजदूत से मिलने के लिए गए थे। और ये बात भी आपको पता होगी कि जिस राजीव गांधी फाउंडेशन में सोनिया गांधी चेयरपर्सन हैं और राहुल गांधी ट्रस्टी हैं, उस फाउंडेशन को चीन के दूतावास से 1,35,00,000 रुपए का डोनेशन भी मिल चुका है। राहुल गांधी ने कश्मीर को भी इंसर्जेंसी प्रोन स्टेट कहकर आज पुकारा, यानी एक ऐसा राज्य जहां के लोग विद्रोह कर रहे हैं। और उन्होंने पुलवामा और दूसरी घटनाओं का जिक्र करते हुए ये बताया कि जब भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वो एक आतंकवादी से मिले तो उसने उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, क्योंकि वो आतंकवादी उन्हें सुनने आया था। सोचिए, राहुल गांधी आतंकवादियों को भी अब दुनिया भर के सामने एक अलग तरह से पेश कर रहे हैं, और जम्मू कश्मीर की जो असली स्थिति है आतंकवाद को लेकर, उसे भी वो तोड़ मरोड़ कर अच्छे अच्छे शब्दों की चाशनी में उसको भिगोकर तब दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। You see those guys over there? And we're walking. And he says, you see those guys over there? And I'm like, yes, who? He's like, those boys over there. And I'm like, yeah. He's like the militants. Right? Now, militants should normally kill me. In that environment, militants should kill me. And he says, they're there. And they're looking at you. So I look at them, and they give me this sort of, no, I'm serious, they give me this sort of look. And I'm like, okay, I'm now in trouble, right? Because this guy's just told me this. They give me this look, and I give them this look back, and then we carry on, nothing happens. अपने इसी लेक्चर में राहुल गांधी ने यह भी कहा कि भारत एक राष्ट्र नहीं है, बल्कि भारत यूरोप की तरह एक अलग अलग राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, जो कि कुछ शब्दों में कहीं आप कह भी सकते हैं यूनियन ऑफ स्टेट्स है, लेकिन यूरोप से अलग है। ये बातें हमारे संविधान में भी लिखी हैं, ऐसा नहीं है नहीं लिखी हैं। अब आप खुद सोचिए, क्या भारत यूरोप की तरह है? क्या जिस तरह यूरोपियन यूनियन में फ्रांस एक देश है, क्या वैसे ही भारत में उत्तर प्रदेश या कोई दूसरा राज्य एक अलग देश की तरह माना जाएगा? असल में भारत एक संघ तो है, ये तो वो ठीक कह रहे हैं कि भारत एक संघ है, लेकिन भारत की संरचना यूरोप जैसी नहीं है, और भारत कई राज्यों में होते हुए भी एक राष्ट्र की तरह पूरी तरह संगठित है। यहां बड़ी बात यह है कि पंजाब को खालिस्तान बनाने की मांग करने वाले अमृतपाल सिंह भी हाल ही में उन्होंने भी यही कहा था कि भारत एक देश नहीं है, बल्कि भारत तो एक संघ है। और क्योंकि यहां लोकतंत्र है, इसलिए यहां पर खालिस्तान की मांग करना भी असंवैधानिक नहीं है। तो जो लोग देश को तोड़ने की बात आजकल कर रहे हैं, उन्होंने एक नया ये पैंतरा अपनाया है। अब वो भारत को राष्ट्र नहीं, एक संघ कहने लगे हैं, और वो कहते हैं कि भारत तो अलग अलग राज्यों का एक संघ है। अब आप देखिए राहुल गांधी ने क्या कहा। In the Constitution, India is described as a union of states, and that union requires a negotiation, requires a conversation. So it's slightly different than other countries. You can think about it much more at the scale of Europe, right? Multiple different states
much bigger than Europe, requiring a conversation and a negotiation to actually move forward. एक छोटा सा अपडेट है और वो ये कि कल यानी शनिवार रात 9 बजे आप सीधी बात के दूसरे एपिसोड में इस बार बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को देख पाएंगे। और इस सीधी बात में, क्योंकि कार्यक्रम का नाम तो सीधी बात है, लेकिन इसमें आपके लिए कई टेढ़े मेढ़े सरप्राइज भी होंगे। हम आपको इस इंटरव्यू के कुछ अंश आज दिखाना चाहते हैं और इसमें आपको यह भी बताना चाहता हूं मैं कि राहुल गांधी के बारे में भी मैंने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से सवाल पूछा और उनकी प्रतिक्रिया भी मैंने ली है। उसका एक छोटा सा अंश आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए। आपने देखा राहुल गांधी का नया लुक जो अभी वो कैम्ब्रिज में गए हैं? मैं हमेशा बात कहता हूं कि देखिए, ब्रांडिंग करना, अपने लुक्स के माध्यम से पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाना, ये चीजें अब ये गया जमाना हो गया है। आप जो ओरिजिनल हैं, आज देखिए सोशल मीडिया ये सब आपके इतने 650 स्लाइसेस कर देता है, 360 स्लाइसेस कर देता है। योर पर्सनैलिटी इज इन पब्लिक डोमेन। तो ये इस तरीके से कोई किसी को प्रभावित करना, ये ठीक है। लोगों में मार्केटिंग शब्द है तो है अब, लेकिन सही बात तो यह है कि पॉलिटिक्स अगर सेवा भाव से किया जा रहा है तो गरीबों का दिल तो मेहनत से ही जीता जाता है, ब्रांडिंग करके और लुक से नहीं जीता जाता। पर अभी जो उन्होंने कैम्ब्रिज में भाषण दिया, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, उसमें कई बड़े गंभीर बातें उन्होंने कही हैं और वो बातें ना तो भारत को जोड़ती हैं, भारत को असल में तोड़ती ही हैं, भारत को बदनाम भी करती हैं। आपने भी उनके बयान देख लिए होंगे। वो कश्मीर को, मैं जो पुलवामा का अटैक था उसको आतंकवादी हमला मानने के लिए तैयार नहीं है। वो ये भी कह रहे हैं कि सरकार ने मेरे फ़ोन में पेगासस सॉफ्टवेयर लगा रखा था। वो ये भी कह रहे हैं कि विपक्ष के लोगों को नकली केसेस में फंसाया जा रहा है। ये सारी बात वो विदेश में जाकर और विदेशी कैम्ब्रिज में पढ़ने वाले छात्रों और वहाँ के लोगों के बीच में जाके कह रहे हैं। इससे क्या मैसेज जाता है? देखिए, सबसे पहली बात आप समझिए, मैंने उनको कई बार कहा, इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि सुबुद्धि आए। वो मोदी जी का विरोध करते करते भारत का विरोध करने लगे। उनको ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि विरोध का स्तर क्या होना चाहिए और विरोध किन मुद्दों का होना चाहिए। आपने सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न नहीं खड़े किए थे क्या? आपने एयर स्ट्राइक पर प्रश्न नहीं खड़े किए? आज पुलवामा पर आप प्रश्न खड़े कर रहे हो, और कहां कर रहे हो? विदेश की धरती पर जाकर के कर रहे हो। ये राष्ट्रीयता का प्रमाण है क्या? फिर उसी तरीके से आप कश्मीर के बारे में आप जो इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहे हो, सारी सिक्योरिटी फोर्सेस के माध्यम से जब आप भारत जोड़ो यात्रा में निकले हुए थे, किस अंदाज से और कितनी बड़ी संख्या में आपने वहां पर रैली करने की कोशिश की। उस बर्फ में आपको सिक्योरिटी मिली, लेकिन आप वहां पर उसको आतंकी से ग्रसित स्टेट को की इमेज आप देने की कोशिश कर रहे हो। ऐसे बयान देने से आपको यह ध्यान में नहीं आता है कि आप देश का कितना नुकसान कर रहे हैं और देश विरोधी वक्तव्य दे रहे हैं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी का विरोध करते करते। ये कोई रंग है, न ये कोई ढंग है, और न ही इस तरीके से पॉलिटिक्स चलती है। आप इस कोई विरोधाभास देख रहे हैं? भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो वो बात कर रहे थे कि हम भारत को जोड़ेंगे, और अब जो वो बयान दे रहे हैं उसमें कोई विरोधाभास है या दे आर इन सिंक? जोड़ो या छोड़ो, भारत छोड़ो। आप देखिए, मैंने आपको पहले कहा कि ये भारत को जोड़ कहां रहे हैं। मैंने उनका कंडक्ट आपको जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का दिया। मैंने उनका कंडक्ट भारत तेरे होंगे टुकड़े टुकड़े इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ये तो इनके साथ दाएं बाएं घूमते रहे यात्रा के अंदर ऐसे लोग। हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। सुप्रीम कोर्ट का जज जिसने फांसी दी वो कातिल हो गया। प्रणब मुखर्जी जिसने फांसी को अपहेल्ड किया वो कातिल हो गए। ऐसे नारों के साथ जो अपने आप को जेएनयू में जाकर के राहुल गांधी ने जोड़ा, ये जब तक देश से माफी नहीं मांगेंगे, इनका भारत जोड़ो यात्रा तो है ही नहीं, ये तो तोड़ो। और जो लोग इनके साथ चले, आप देखिए, आप सारी यात्रा देख लीजिए, जो लोग देश के खिलाफ वक्तव्य देते हैं,
देश को कमजोर करने के लिए हर समय तैयार रहते हैं, देश को नीचा दिखाने के लिए, देश को कमजोर वातावरण क्रिएट करने के लिए हमेशा साथ देते हैं, ऐसे लोग राहुल गांधी जी के यात्रा में दाएं बाएं उनके साथ दिखे। तो ये जोड़ो यात्रा कहां थी, ये तो तोड़ो यात्रा थी। अब हम आपको उस टाइम बॉम्ब के बारे में बताएंगे जो दुनिया की आधी आबादी के शरीर में लगातार टिक टिक करते हुए ब्लास्ट होने का इंतजार कर रहा है। और ये टाइम बॉम्ब है आपके शरीर में जमा हुआ फैट, जिसे आप हिंदी में मोटापा कहते हैं। एक नई स्टडी में यह पता चला है कि वर्ष 2035 तक दुनिया की आधी आबादी मोटापे और ओवरवेट की शिकार हो चुकी होगी। और अब भी अगर आप अपने कमरे के इर्द गिर्द अपने कमर के, क्योंकि कमरा मैंने इसलिए कहा क्योंकि बहुत सारे लोगों की कमर जो है वो कमरा बन जाता है, इसलिए आपके लिए एक चैलेंज हमारा ये है कि अभी आप खड़े होइए और अपनी कमर पर हाथ लगाइए, अपनी कमर के इर्द गिर्द जमा इस फैट को देखिए। तो मुझे यकीन है आप में से ज्यादातर लोगों को यह पता चलेगा कि आपकी कमर के आसपास भी फैट वाला ये टाइम बॉम्ब इस समय बंधा हुआ है। आप जरा खुद चेक करके देखिए और अपने परिवार के दूसरे सदस्यों का भी ये टाइम बॉम्ब चेक कीजिए और आप देखेंगे कि आपके कमर के आसपास एक टाइम बॉम्ब बंधा हुआ है और ये टाइम बॉम्ब है फैट का टाइम बॉम्ब। एक जमाना था जब पूरी दुनिया में भूख एक बहुत बड़ी समस्या थी और भूखमरी की वजह से अकाल मृत्यु होती थी और लोग खाना नसीब नहीं होता था इसलिए मर जाते थे भूख की वजह से। लेकिन अब ज्यादा खाना खाने की वजह से दुनिया में लोग मर रहे हैं और यह समय के चक्र को दिखाता है। 4 मार्च को वर्ल्ड ओबेसिटी डे यानी विश्व मोटापा दिवस है। अब आप सोचिए ये कितनी बड़ी समस्या बन चुकी है कि इसके लिए हमने एक विश्व मोटापा दिवस भी बनाकर रखा है और इसी वजह से पूरी दुनिया को लेकर यह नई स्टडी की गई है देखने के लिए कि दुनिया के लोग मोटापे का कितना शिकार हो रहे हैं। और यह स्टडी वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन ने की है जिसमें दुनिया के 183 देशों के लोगों के वजन का गहन अध्ययन किया गया और इस मोटापे की समस्या पर की गई अब तक की यह सबसे बड़ी स्टडी है। इस स्टडी में कुल मिलाकर 5 बड़ी बातों का जिक्र है जो आप सबको बहुत ध्यान से देखना भी चाहिए, नोट कर लीजिए क्योंकि ये बातें आपको याद रखनी है। इस स्टडी में पहली बात यह है कि अगले 12 वर्षों में यानी वर्ष 2035 तक दुनिया की 51% आबादी मोटापे की समस्या से संघर्ष कर रही होगी और इसकी वजह से हार्ट अटैक, कैंसर और डायबिटीज जैसी बीमारियों से मरने वाले लोगों की संख्या कई गुना बढ़ जाएगी। और इस रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि अगर लोगों ने अपने बढ़ते वजन को गंभीरता से नहीं लिया तो वर्ष 2060 तक स्थिति यह हो जाएगी कि दुनिया के लगभग हर व्यक्ति को हार्ट अटैक का खतरा होगा और इसकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। फिलहाल दुनिया की 38% आबादी यानी 260 करोड़ लोग या तो ओवरवेट हैं या मोटापे की समस्या से संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन अगर यह स्थिति अगले कुछ वर्षों में कंट्रोल नहीं की गई तो वर्ष 2035 तक दुनिया में 400 करोड़ लोगों को मोटापे की समस्या होगी। दूसरी बात इसमें लिखी है, इस दौरान बच्चों में भी मोटापे की समस्या बहुत बढ़ जाएगी। वर्ष 2020 में 5 से 19 वर्ष के 17 करोड़ 50 लाख बच्चों को मोटापे की समस्या थी, लेकिन वर्ष 2035 तक यह संख्या लगभग 38 करोड़ हो जाएगी। तीसरी बात इसमें लिखी है, जो देश गरीब हैं या जिन देशों में लोगों की आय कम है और वो लो मिडिल इनकम की श्रेणी में आते हैं, ऐसे देशों में लोगों को मोटापे की समस्या सबसे ज्यादा होगी और इनमें अफ्रीका और एशिया के देश शामिल हैं। और इस स्टडी में खास तौर पर भारत के लोगों का यानी आप लोगों का भी जिक्र किया गया है। अब आप सोच लीजिए आपके बारे में क्या लिखा है। आपके बारे में लिखा है कि भारत में महिलाएं और बच्चे सबसे ज्यादा मोटापे के शिकार होंगे, जबकि पुरुषों को मोटापे की समस्या इनकी तुलना में कम होगी। वो भी मोटे तो होंगे लेकिन महिलाओं और बच्चों की तुलना में कम। फिलहाल हमारे देश में लगभग 7% महिलाएं मोटापे या ओवरवेट की समस्या से संघर्ष कर रही हैं, लेकिन 2035 तक ये संख्या 13% हो जाएगी, जबकि अभी हमारे देश के 4% पुरुषों को मोटापे की समस्या है और 2035 तक ये आंकड़ा 8% हो जाएगा। इसके अलावा भारत में युवाओं की बड़ी आबादी तेजी से मोटापे का शिकार हो रही है। हमारे देश के युवा मोटिवेट होने वाली उम्र में ओवरवेट हो रहे हैं। और 5वीं बात इसमें लिखी है कि मोटापे की वजह से पूरी दुनिया में प्रीमेच्योर डेथ्स यानी असमय होने वाली मृत्यु की संख्या 5 गुना तक बढ़ जाएगी और मोटापे
से संघर्ष करने वाले लगभग सभी लोग डायबिटीज की बीमारी से पीड़ित होंगे। फिलहाल पूरी दुनिया में मोटापे की वजह से हर साल 28 लाख लोग मर जाते हैं, जबकि इसकी वजह से पूरी दुनिया को अभी हर साल 162 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है और 2035 तक मोटापे की वजह से पूरी दुनिया को हर साल 358 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा। दो और बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं जो इस रिपोर्ट में लिखी हैं। पहला ये कि अभी दुनिया के ज्यादातर लोग ओवरवेट को यानी मोटापे को गंभीरता से नहीं लेते और ऐसे लोगों को लगता है कि उनका थोड़ा सा वजन बढ़ना कोई ज्यादा चिंताजनक बात नहीं है, जबकि इस रिपोर्ट में बताया गया है कि थोड़ा सा वजन बढ़ना भी आपके शरीर को बीमार बनाना शुरू कर देता है। ये बात हमारे देश के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे देश में आप अक्सर लोगों को ये कहते हुए जरूर सुनेंगे कि मैं मोटा नहीं हुआ, बल्कि बस थोड़ा सा वजन बढ़ गया है, सर्दियां थी, थोड़ा ज्यादा खाना पीना हो गया, या तो लोग ये कहते हैं, या फिर लोग ये कहते हैं कि अभी त्योहार था, होली दिवाली था, त्योहार के समय पे दिवाली पे थोड़ा ज्यादा खाना खा लिया, या फिर ये कहते हैं कि हम कुछ शादियों में इस दौरान चले गए, शादी का मौसम था, शादियों में ज्यादा खा लिया, या फिर पार्टीज में जा रहे हैं, उसकी वजह से थोड़ा सा वजन बढ़ गया है और लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते। आपको आज ये बताना चाहते हैं कि अगर आपका वजन बढ़ रहा है, बढ़ना शुरू हो गया है, तो आपका जो शरीर है वो बीमारी का घर बन चुका है। असल में लोग अपने दिमाग में जिस वजन को थोड़ा सा समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, वो वजन थोड़ा थोड़ा करके ही एक बहुत बड़ा रूप ले लेता है, आपकी कमर को कमरा बना देता है और इसके बाद मोटापे की वजह से हार्ट अटैक का खतरा 30% बढ़ जाता है। हाई कोलेस्ट्रॉल से हार्ट की फंक्शनिंग बहुत प्रभावित होती है और डायबिटीज और कैंसर जैसी बीमारियां भी होती हैं और फिर इससे समय से पहले ही मौत का खतरा 3 गुना बढ़ जाता है। इसलिए अपने वजन को नजरअंदाज करना आपके लिए बहुत खतरनाक है। दूसरी बड़ी बात इस स्टडी में यह है कि भारत समेत पूरी दुनिया के लोग इसलिए मोटापे का शिकार हो रहे हैं क्योंकि लगभग सभी देशों में अनहेल्दी और जंक फूड खाने का चलन बढ़ गया है और लोग अब पहले की तुलना में ज्यादा नमक, ज्यादा चीनी और ऐसी चीजें खा रहे हैं जिनमें फैट अधिक मात्रा में होता है, ज्यादा फ्राइड खाना खाया जा रहा है जो तला भुना होता है। इसलिए स्टडी में यह सुझाव दिया गया है कि सरकारों को, अलग अलग देशों की सरकारों को खाने पीने की ऐसी चीजों पर ज्यादा टैक्स लगाकर उन्हें महंगा कर देना चाहिए जिन चीजों में हाई फैट, नमक और चीनी होती है। आज अगर आप देखेंगे तो हमारे देश में सुबह के नाश्ते से लेकर शाम के स्नैक्स तक के मेन्यू में जो भी आइटम्स हैं, ज्यादातर शरीर का वजन बढ़ाने वाले ही होते हैं। सुबह के नाश्ते में आज भी हमारे देश में लोग कभी पराठे खाते हैं, छोले भटूरे खा लेते हैं, पूरी सब्जी खा लेते हैं, शाम को पकौड़े और समोसे खाए जाते हैं और अब तो मोमोज भी स्नैक्स वाली प्लेट में बहुत ट्रेंड कर रहे हैं। आजकल मोमोज खाने का भी बड़ा चलन बढ़ गया है। मौसम में जरा सा बदलाव होते ही तली भुनी चीजें खाने की इच्छाएं आसमान छूने लगती हैं। जैसे ही थोड़ी बरसात हुई लोग कहते हैं पकौड़े बना लो और ये इच्छाएं धीरे धीरे करके आपके मोटापे को बढ़ाती हैं। इसलिए अब आप ही सोचिए, जब नाश्ते और शाम की चाय में आप समोसे खाएंगे, पराठे खाएंगे, ऐसी चीजें खाएंगे जो मोटापा बढ़ाती हैं, तो वजन तो बढ़ेगा ही। हर बार चाय के साथ अगर आप नमकीन भुजिया खाएंगे, हर बार चाय के साथ अगर आपको कोई ना कोई स्नैक चाहिए, तो वजन तो बढ़ेगा ही। और आज मैं आपको एक चैलेंज देना चाहता हूं और वो चैलेंज ये है कि आप अभी के अभी खड़े होइए और अपनी कमर को ध्यान से छू कर देखिए। आप शायद ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि जब आप अपनी कमर को छुएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी कमर के आसपास कितना फैट जमा हो चुका है। पिछले साल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा एक स्टडी की गई थी जिसमें यह बताया गया था कि बॉडी मास इंडेक्स यानी बीएमआई भी, अगर बीएमआई 1 यूनिट भी बढ़ता है तो इससे हार्ट अटैक का खतरा 9% तक बढ़ जाता है। बीएमआई किसी भी व्यक्ति के वजन और लंबाई का अनुपात है जो बताता है कि वजन सामान्य से ज्यादा है, कम है या ठीक है। और अगर किसी व्यक्ति का बीएमआई सामान्य लोगों की तुलना में ज्यादा हो तो इससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। अब हम आपको यह बताएंगे कि शरीर का बढ़ा हुआ वजन कैसे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ा सकता है। तो जो विसरल फैट की जो वजह होती है, इसमें होता यह है कि विसरल फैट की वजह से, जिसे एब्डोमिनल ओबेसिटी कहते हैं, जब किसी व्यक्ति के शरीर के बीच के हिस्से में मौजूद अंगों जैसे लिवर, पैनक्रियास और आंतों के ऊपर फैट जमा हो जाता है तो इसे विसरल फैट कहते हैं। और ये एक्स्ट्रा फैट आपके पेट के चारों तरफ या कमर के चारों तरफ जमा हो जाता है जिससे खून की धमनियों में
खून की गति प्रभावित होती है और जब ऐसा होता है तो इससे हार्ट की फंक्शनिंग पर बहुत असर पड़ता है और समय से पहले मौत का खतरा बढ़ जाता है। आपने आजकल देखा होगा, अक्सर हम इस तरह की चीजें देखते हैं कि अचानक से किसी की मौत हो जाती है। आजकल तो आपने बहुत वीडियोस भी आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर, अचानक लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है। कई लोग जो बिल्कुल फिट दिखते हैं उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है। अभी आप देखिए जो एक्ट्रेस हैं सुष्मिता सेन, वो तो कितनी फिट है, योगा करती हैं, वर्कआउट करती हैं, दूसरों को बताती हैं अपनी फिटनेस के बारे में। उन्हें भी अभी हाल ही में 47 वर्ष की उम्र में हार्ट अटैक आया है। इसलिए आप देखिए कि हार्ट अटैक क्यों आ रहा है और हमारी लाइफस्टाइल में कौन सी ऐसी चीज है जो हमें इस तरह की स्थिति की तरफ धकेल रही है कि कभी भी किसी की भी अचानक से मृत्यु हो जाती है। अब आपको यह बताते हैं कि मोटापे की समस्या का समाधान क्या है। इसे लेकर भी एक स्टडी हुई है जो कहती है कि अगर हर दिन सिर्फ 11 मिनट की एक्सरसाइज की जाए तो असमय मौत से बचा जा सकता है और ऐसे लोग हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक्स और कैंसर जैसी कई बीमारियों से भी बच सकते हैं। इस स्टडी में कहा गया है कि प्रतिदिन सिर्फ 11 मिनट की एक्सरसाइज या 11 मिनट के व्यायाम से समय से पहले होने वाली हर 10 में से 1 मौत को रोका जा सकता है। मोटापे से बचने के लिए खान पान का ध्यान बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप चिप्स या दूसरे स्नैक्स, तली भुनी चीजें खाते हैं तो आप फैट वाले इस टाइम बॉम्ब से कभी भी बच नहीं सकते। तो इसलिए ध्यान रखिए और बार बार, जैसे मैंने आपको 2-3 बार बताया, आज ही अपनी कमर को चेक कीजिए और देखिए कि आपकी कमर के आसपास कितना फैट जमा है और यही फैट आगे चलकर आपके लिए एक टाइम बॉम्ब साबित होगा। तो चेक कर लीजिए आपकी कमर अभी भी कमर है या फिर ये कमरा बन चुकी है। और अब हम आपको उत्तर प्रदेश के एक बहुत ही चर्चित हाथरस कांड का असली सच बताने वाले हैं, जिसे हमारे ही देश के कुछ नेताओं ने अपने फायदे के लिए झूठा साबित करने की कोशिश की थी और झूठा प्रचार पाने की कोशिश की थी। आपको हाथरस कांड के बारे में तो पता ही होगा, जहां एक आरोप लगा था कि एक लड़की थी जिसका बलात्कार हुआ और बलात्कार के बाद उसकी हत्या कर दी गई और कहा गया था कि ये गैंग रेप हुआ है। लेकिन अब इस मामले में लगभग 28 महीनों के बाद अदालत ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया है, जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। इस केस में 4 आरोपी थे, जिनमें 3 आरोपियों को अदालत ने बरी कर दिया। 4 में से 3 आरोपियों को बरी कर दिया, जबकि मुख्य आरोपी संदीप सिंह को गैर इरादतन हत्या और SC/ST एक्ट का दोषी पाया गया है और कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि 4 आरोपियों में से किसी पर भी गैंग रेप का आरोप साबित नहीं हुआ। यानी कोर्ट ने माना कि पीड़िता के साथ गैंग रेप नहीं हुआ था, जबकि कई पॉलिटिकल पार्टीज और उनके नेता पहले ही अपना फैसला सुना चुके थे कि पीड़िता के साथ गैंग रेप हुआ है और फिर उसकी हत्या हुई है। हाथरस के स्पेशल कोर्ट ने यह फैसला किन सबूतों के आधार पर दिया, इस पर बात करने से पहले यह समझिए कि उत्तर प्रदेश का हाथरस केस क्या था। आपको थोड़ा अपनी याददाश्त पर जोर डालना पड़ेगा। यह बहुत बड़ी हेडलाइन बनी थी, कई दिनों तक लगातार इसकी नॉन स्टॉप कवरेज हुई थी। 14 सितंबर 2020 को उत्तर प्रदेश में हाथरस जिले के बूलगढ़ी में एक गांव है, बूलगढ़ी गांव में दलित परिवार की एक लड़की के साथ कथित गैंगरेप हुआ। लड़की गंभीर रूप से घायल हुई। पीड़िता की हालत बिगड़ने पर उसे इलाज के लिए दिल्ली लाया गया था और इलाज के दौरान फिर 29 सितंबर को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी। उससे पहले उसने अपना एक वीडियो बनाया था। इसी दिन देर रात पीड़िता का शव हाथरस लाया गया। पीड़िता के परिवार वालों ने आरोप लगाया था कि पुलिस ने बिना परिवार की अनुमति के उसी रात इस शव का अंतिम संस्कार कर दिया, जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने इससे जुड़े कई पुलिस वालों को सस्पेंड भी किया था और फिर जांच सीबीआई को सौंप दी थी। 67 दिन की जांच के बाद सीबीआई ने 4 लोगों को आरोपी बनाया, जिसमें मुख्य आरोपी था संदीप सिंह और बाकी 3 आरोपी और थे। ये सभी आरोपी सवर्ण परिवारों से थे। सीबीआई ने 18 दिसंबर 2020 को चारों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की। चार्जशीट में सभी 4 आरोपियों पर हत्या, गैंगरेप और SC/ST एक्ट का आरोप लगा। कोर्ट ने अपने फैसले में 5 बड़ी बातें कही। पहली, पीड़ित लड़की के साथ गैंगरेप हुआ, इसका कोई मेडिकल सबूत नहीं मिला। दूसरी, पीड़िता का मीडिया ने कई बार इंटरव्यू किया। घटना के बाद उसके परिवार से कई पार्टियों के नेता मिले, इसलिए कोर्ट ने कहा कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पीड़ित परिवार ने राजनीतिक दबाव की वजह से पीड़िता से गैंगरेप का आरोप लगाया हो। तीसरी बात, 14 सितंबर को जब पीड़िता अस्पताल में भर्ती हुई
तब उसकी मां ने गैंगरेप का आरोप नहीं लगाया था। एक हफ्ते के बाद 22 सितंबर को यह आरोप लगा। चौथी बात, पीड़िता के शरीर पर मिले जख्मों के निशान से यह पता चलता है कि उस पर हमला सिर्फ एक व्यक्ति ने किया था, कई लोगों ने नहीं। पांचवी बात, पीड़िता ने पुलिस कांस्टेबल को जो बयान दिया वो उस बयान से अलग था जो पीड़िता ने डॉक्टर को दिया था। कोर्ट ने इन सबूतों के आधार पर मुख्य आरोपी संदीप सिंह को गैर इरादतन हत्या का दोषी माना और बाकी 3 आरोपियों को बरी कर दिया और कोर्ट ने गैंगरेप के आरोप को भी खारिज कर दिया। तो आप देख सकते हैं इसमें हाथरस केस में कोर्ट का यह फैसला उन लोगों पर सवाल खड़ा करता है जो इस घटना के बाद अपनी ही एक पैरेलल कोर्ट चला रहे थे और लोगों ने फैसला भी दे दिया था। और तब दिल्ली और उत्तर प्रदेश से कई विपक्षी पार्टियों के बड़े बड़े नेता हाथरस पहुंचे थे और हाथरस में जैसे राजनीतिक पर्यटन शुरू हो गया था। पीड़ित लड़की दलित थी और आरोपी ऊंची जाति के थे, इसलिए राजनीतिक दलों ने इस घटना को जाति के चश्मे से देखा और यह साबित करने की कोशिश की कि प्रदेश सरकार में दलितों का उत्पीड़न हो रहा है और उन्हें न्याय नहीं मिल रहा। इन नेताओं से मुलाकात के बाद पीड़ित परिवार ने अपना बयान बदला और इसीलिए कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हो सकता है इस केस में कुछ सबूतों को राजनीतिक प्रभाव से जोड़ने की कोशिश की गई हो। तो आपने देख लिया कि कई बार आपकी आंखों को जो दिखाया जाता है वो सच नहीं होता, और क्योंकि कई बार उसमें एक लड़की इन्वॉल्व थी, वो दलित थी, मामला उत्तर प्रदेश का था, दिल्ली के बहुत करीब की बात थी और हमारे देश के नेताओं को लगा कि अगर वो इस मामले को उछालेंगे तो उन्हें अपना वोट बैंक और सॉलिड करने का एक मौका मिल जाएगा और देश भर में जो दलित हैं वो उन्हें जो है वोट देने लगेंगे। ऐसा नेताओं को लगा, इसीलिए ये मामला उठाया गया, जबकि इस मामले में सच्चाई कुछ और ही थी। जूते और लोग अगर आपको तकलीफ दे रहे हैं तो समझ लीजिए वो आपके नाप के नहीं हैं।